So hello everyone, welcome back to our channel and this is our video of third method जिसमें हम measurement of national income की बात कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने दो मेथड देखे हैं, वैल्यू एडिट मेथड और दूसरा हमने इनकम मेथड किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की किस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जिसको हम नेशनल इनकम के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। And before that, I would like to tell you again that the book we are using is Introductory Macroeconomics, which is by Sandeep Garg. And to calculate, okay, I have asked question for you in the last video, जिसमें मैंने इनकम मेथड कराया था और उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनकम मेथड में ये किस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे। नेशनल इनकम का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम का मतलब अभी तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपीएफसी, राइट। हमें निकालना है एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी और इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से यूज आते हैं, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट आपका था यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि 13,300 करोड़ ऐड करना है, साथ में प्लस आपका ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 5,000 करोड़, प्लस आपको ऐड करनी होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट, 16,100। तो ये तीन चीज आप ऐड कर सकते हो, आप आराम से एनडीपीएफसी निकाल सकते हो। बट क्योंकि हमें एनएनपीएफसी चाहिए यानी कि नेशनल इनकम, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि ये 300 रुपए भी ऐड करने पड़ेंगे। और जब आप इन चारों चीजों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34,700 करोड़। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों का आंसर सही होगा। ये था इसका आंसर 34,700 करोड़। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि हमारा लास्ट मेथड होगा नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। सो एक्सपेंडिचर मेथड की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा किस कंपोनेंट्स को इनकॉर्पोरेट करता है। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम बात करते हैं कि जो भी हमारे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स ऑफ इनकम की जो इनकम होती है, जो भी वो इनकम अर्न करते हैं, वो हमने इनकम मेथड में देखा। अब ये लोग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे अर्न करते हैं, जो भी इनकम इनके थ्रू जो अर्न करते हैं, और ये जो एक्सपेंडिचर करते हैं उन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज में, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी गुड्स को परचेज करने के लिए जो खर्चा करते हैं, जो एक्सपेंडिचर वो करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड के अंदर हमने देखा था कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम अर्न करते हैं वो आता है हमारे इनकम मेथड के अंदर। बट ये जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड में। तो फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। दिस मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम एज द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो जो भी सारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स को टोटल करना, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनके द्वारा, यानी कि हाउस होल्ड हो गया, बिजनेस फर्म्स हो गया, गवर्नमेंट हो गए एंड फॉरेनर्स हो गए। ये चार हमारे सारे यूनिट्स हो गए जो हम बात करते हैं। बेसिकली फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो में। अब इसके बाद अगर हमें टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर देखना है कि टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, हम टोटल जितना भी खर्चा हो रहा है उसको मिला दें तो वो हमको देता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जितना भी खर्चा हमारा होता है टोटल, उसको ऐड कर दोगे तो आपको बस मिल जाएगा समेशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सारे फाइनल एक्सपेंडिचर्स जितने भी सब लोग खर्चा कर रहे हैं फाइनली, उसको ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा जीडीपी। अब इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, और इस मेथड के आप देख सकते हैं कैसे नाम है हमारे पास। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड, और एक हमारा दूसरा नाम है इस मेथड का कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। पेपर में कई बार अलग नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके और नेम्स क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ अब कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब हमने देखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स है फाइनल एक्सपेंडिचर के। तो फाइनल एक्सपेंडिचर बेसिकली हम यहाँ पे वो खर्चे की बात करेंगे जो हमारी डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स है वो खर्च करते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर्स। ठीक है, ये चार बेसिकली सेक्टर्स की बात करेंगे। तो पहला कंपोनेंट हमारा आता है उसी से रिलेटेड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो भी हाउस होल्ड और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो भी वो खर्चा कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स में। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स यानी कि ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज हो गए। हम इसमें एक्सेप्ट हाउसेस की बात नहीं करेंगे। हाउसेस की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे वो वाले हाउसेस जैसे जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो ओनर का खुद का घर है, वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो उसके लिए कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो कुछ गुड्स को हम एक्सक्लूड करते हैं।
बट जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, ये सारे के सारे गुड्स जो प्राइवेट हाउस होल्ड करते हैं खर्च, और एक प्राइवेट हाउस होल्ड यानी कि एक हाउस होल्ड करता है और एक प्रॉफिट नॉन इंस्टीट्यूशन वाले करते हैं, वो सारा को मिला के हम क्या कहते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। तो अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएगी, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये दो कॉम्पोनेंट इसके अंदर आते हैं। अब इसके अंदर हम वो सारे एक्सपेंडिचर की बात करेंगे जो भी नॉर्मल रेजिडेंट खर्च करते हैं, ठीक है। जो भी खर्चा नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो बाहर की कंट्री से खरीद के कर रहे हो या अपनी खुद की कंट्री के अंदर कर रहे हो, वो सारा खर्चा हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम जो भी फॉरेनर्स हैं, जो भी इंडिया में आके काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी नॉर्मल रेजिडेंट बेसिकली नहीं है, उन लोगों के एक्सपेंडिचर को यहाँ पे हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने देश की नेशनल इनकम के लिए अपनी कंट्रीज के रेजिडेंट की इनकम को ऐड करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो एक बॉक्स मैंने दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेजिडेंट्स ड्यूरिंग देयर फॉरेन टूर ट्रैवल विल बी एडेड इन PFCE, ठीक है। कोई भी बाहर से फॉरेन टूर, हम लोग जो हमारे जो रेजिडेंट है अपना कोई भी फॉरेन टूर कर रहे हैं, ट्रैवल, हम बाहर जाके कहीं घूम रहे हैं कोई बाहर की कंट्रीज में, तो वो भी हमारे लिए खर्चा होता है और उसको हम ऐड करेंगे, राइट। और कोई भी एक्सपेंडिचर हमारा जो इनकर करते हैं नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन विजिटर हमारी कंट्री में आके, फॉरेनर्स वाले हमारे इंडिया में आके घूम रहे हैं, ताजमहल घूम रहे हैं, इंडिया गेट घूम रहे हैं, तो वो जो खर्चा करते हैं वो हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कंट्री के रेजिडेंट खर्च नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ये एंट्री के अंदर की PFC के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स ऐड होते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है ये वाला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, GFCE। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारी एक जनरल गवर्नमेंट खर्च करती है अलग अलग सर्विसेज देने के लिए, जैसे डिफेंस का हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज। तो जो भी हमारी जनरल गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, जिसको हम GFCE के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका गवर्नमेंट का आपका ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, तो यहाँ पे इनका एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर, ठीक है। ये किस एम से काम करते हैं? सोशल वेलफेयर के एम से काम करते हैं, ठीक है। GFC क्या होता है? बेसिकली GFC इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कलेक्टिव यूज बाय द पब्लिक, ठीक है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करवा रहा है जनरल पब्लिक के यूज के लिए, तो ये सर्विसेज आर वैल्यूड एट देयर कॉस्ट टू द गवर्नमेंट एज दे आर नॉट नॉर्मली सोल्ड टू द पब्लिक, ठीक है। इनकी कॉस्ट पे वैल्यू देखी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है? पब्लिक को डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसकी जो भी वैल्यूज देखी जाएगी वो उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखी जाती है। तो अगर मैं बात करूँ इस कॉम्पोनेंट GFCE के अंदर क्या आता है, तो GFCE is the combination of intermediate consumption of गवर्नमेंट ने जो भी अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन किए हैं डिफेंस वगैरह में, कोई भी सर्विसेज वगैरह में, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, एम्प्लॉइज को जो गवर्नमेंट पे अपना कॉम्पनसेशन दे रहा है, प्लस डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है। और जो भी हमारे बाहर की कंट्रीज में एम्बेसीज वगैरह है उनसे कुछ भी खरीदना, ठीक है। एंड माइनस कर देंगे हम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय जनरल गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल कर रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये सारी सर्विसेज आती है, ये सारे कॉम्पोनेंट्स आते हैं। थर्ड कॉम्पोनेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड कॉम्पोनेंट हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सी कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इन शॉर्ट। तो इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना विच इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन कह सकते हैं आप। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, की इकोनॉमी के अंदर हर साल कितना कैपिटल स्टॉक ऐड हो रहा है और कितना हमारा कैपिटल फॉर्म हो गया है, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके अंदर हम दो कंपोनेंट की बात करेंगे। दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे GDCF के। पहला कंपोनेंट आता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड दूसरा कंपोनेंट हमारा आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब मैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर्मेशन की बात करूं तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो हम खर्चा करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इसको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हमारी आती है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कोई भी हमारे बिजनेस के लिए जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीदे जाते हैं। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो भी हम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जाती है। और थर्ड कंपोनेंट हमारा होता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब अगर मैं वैसे इसके एग्जांपल्स की अगर बात करूं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आपके वो सारे आ गए जैसे प्लांट मशीनरी खरीदना, ठीक है, कोई भी बिजनेस पर्पसेस के लिए जो एसेट्स खरीदे जाते हैं। इसी तरह ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे कोई भी हम अपना घर बनवा रहे हैं, राइट, हाउस होल्ड घर बनवा रहे हैं अपने पर्पस के लिए, तो वो इसके अंदर आ जाता है,
थर्ड कंपोनेंट जैसे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो पब्लिक के लिए जो चीजें बनवाई जा रही है जैसे फ्लाईओवर्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे इसके अंदर आती है। सेकंड कंपोनेंट हमारा जो होता है जीडीसीएफ में वो होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टॉक कितना चेंज हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसे हम कहते हैं कि इनिशियली कितना स्टॉक था, बाद में कितना है, इसको हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में चेंज आना, सेमी फिनिश गुड्स में चेंज आना, फिनिश गुड्स में चेंज आना, लाइंग विद द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं हमारे जीडीसीएफ के। और लास्ट कंपोनेंट हमारे पास होता है एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, विच इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट यानी का उसका मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट आपको पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम किसी भी कंट्री से, इंडिया एज अ कंट्री किसी कंट्री को बाहर गुड्स बेच रही है, लेट्स से इंडिया अपने गुड्स बाहर यूएस में बेच रही है, रशिया में बेच रही है, या कोई भी कंट्री में बेच रही है, तो उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट, राइट। और इम्पोर्ट क्या होता है, जब हम बाहर की कंट्री से गुड्स खरीद रहे हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच में। तो जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आता है। हमारी कंट्री के लिए नेट एक्सपोर्ट अच्छा है, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट हमको दिखाता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक डिफरेंस दे रखा है नेट एक्सपोर्ट का और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, जनरल नॉलेज के लिए। नेट एक्सपोर्ट में आपको बता चुकी हूँ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पहले से ही पता है कि डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसकी बात करूं तो ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है और वो नेशनल कंसेप्ट है, ठीक है। ये नेशनल कंसेप्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं अब्रॉड की, और ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है, ठीक है। फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज में इसके अंदर सारी नॉन फैक्टर सर्विसेज आती है और इसके अंदर सारी फैक्टर सर्विसेज आती है, ठीक है। आई होप आई मेड यू क्लियर। ये एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस था जो बहुत ही क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो सारी फॉलो कर रहे होंगे तो। इसके बाद हम बात करें स्टेप्स की, अगर तो अब हमने अभी तक देखा कि 4 इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके बाद हमने लास्ट देखा नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चारों कंपोनेंट्स को मिला के हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, मतलब इसका टोटल कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर कैलकुलेशन का भी यही है कि पहला आपको आइडेंटिफाई करना है इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग दी फाइनल एक्सपेंडिचर, की कौन सी यूनिट फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहा है, बिजनेस कर रही है, या फर्म या फिर फॉरेनर्स कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको क्लासीफाई करना है कि वो फाइनल एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, या हमने सेकंड कंपोनेंट है, या थर्ड कंपोनेंट है, या फोर्थ कंपोनेंट। इस तरीके से आपको ये चारों में क्लासीफाई करना पड़ेगा। इन चारों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा एज यूजुअल एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें पता है, हम प्रो हो चुके हैं, आपको एनएफआईए ऐड करना है और आपको मिल जाएगा। अब इसमें अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूं कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इस मेथड में ध्यान देने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी खर्चा जो हम इंटरमीडिएट गुड्स में कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर हम कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जिस ईयर में वो गुड बनता है, फाइनल गुड होता है, उस ईयर में उसको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है ट्रांसफर पेमेंट। जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स होती है वो भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट लेट से हमने बाहर किसी कंट्री को कुछ पे कर दिया, यूनिलैटरल ट्रांसफर, डोनेशंस वगैरह, तो दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। तीसरी आपको इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन तो याद रखनी है कि जो भी सेकेंड हैंड गुड्स है, जो भी हम खरीद रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि देखो सेकेंड हैंड गुड्स जिस साल बने होंगे उस साल में उसकी वैल्यू इंक्लूड हो चुकी होगी। और आई मिसअंडरस्टूड दैट पॉइंट। एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स का यानी कि यही था कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। को फाइनल गुड्स लेने होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। सो परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स विल बी इंक्लूडेड। जो भी हम फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि शेयर्स, डिवेंचर्स, स्टॉक्स वगैरह खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। लास्ट हमारा आता है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। कोई भी खर्चा हम अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, वो चीज भी हमारी इंक्लूड होती है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो हमारे इसके अंदर ऐड होंगे, कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी हमारे गुड्स हैं, हमारा खुद का जो घर है उसकी इंप्यूटेड वैल्यू निकाल के वो ऐड की जाती है। जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, बट वही उस पर ब्रोकरेज या कमीशन मिलता है तो उसकी वैल्यू इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले इनकम मेथड में भी बताया है, पेमेंट ऑफ, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। सो ये थे हमारे कुछ प्रिकॉशंस। इसी के साथ आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी। ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है, एंड आपके पास कुछ एंट्रीज यहाँ पे दे रखी है, देखिए।
नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे 350 करोड़। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होगा, तो आप इससे चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है आराम से 200 रुपए, ठीक है। इसी तरह नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, एनआईटी गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन गिवन है, तो आप इसको इसमें यूज कर सकते हैं नेट और ग्रॉस के लिए, ठीक है, ग्रॉस निकालने के लिए। आपको पता होगा ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है, हमने फर्स्ट में बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज अपडेट योरसेल्फ विद द प्रीवियस वीडियोस। साथ में नेट एक्सपोर्ट आपको गिवन है, ठीक है, ये भी एक कंपोनेंट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारा एक कंपोनेंट है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा एक कंपोनेंट है। नेट एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स है ही। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमारा कंपोनेंट है। चारों कंपोनेंट दे रखे, इनको ऐड करना है और आपको जीएनपीएफसी निकालना है। तो इससे हमारे पास क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी निकलेगा, और उस हिसाब से आप जीएनपीएफसी निकाल सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट इट। आई होप आप लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर हो गया होगा और इसी तरह आपको बाकी के तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को तीनों मेथड को एक बार शॉर्ट में समझा सकूं और एक साथ में एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लें। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। सो डू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।